Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach at least billions. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जिन्होंने पहली बार ये चैनल विजिट किया, प्लीज़ आपको अगर हमारी वीडियोस और हमारी कोशिश अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को वापस से विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलते हैं वीडियो में। आज जो हम करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो इसका क्या क्या मतलब होता है, ये हम जानेंगे इस आज के इस टॉपिक के अंदर। इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी थियरी देंगे, सबके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो हमें वही विजिट करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़े थोड़े और डिटेल में, जैसे थियरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट। तो आप लोग को मालूम होगा ये ग्रीक वर्ड से आया है, आप लोगों ने अपने 11th स्टैंडर्ड में जरूर ये पढ़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है? जब आपकी इकोनॉमिक थियरी किसी जगह पे अप्लाई हो, किसी प्लेस को, वो प्लेस आपका घर, आपकी सोसाइटी, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका कंट्री भी हो सकता है। सो नेशनल इकोनॉमी मतलब जो थियरीज हमारी, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, हमारे इकोनॉमिक्स थियरी, जो जितने भी जिन्होंने थियरी, सब अगर हम ग्राउंड पे लगाते हैं तो उस जगह को इकोनॉमी बोलते हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी है, ना कि इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टडी होती है, थियरी होती है। सो इसके स्मॉल पार्ट को, हमारे इकोनॉमी के, अगर ये इकोनॉमी है तो इसके छोटे से पार्ट को जब भी स्टडी करेंगे इसे बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, जो भी सिंगल होगा उसका जब भी पढ़ाई करेंगे तो उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी इजी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही हर जगह बताना है लाइफ लॉन्ग। ज्यादा मॉडिफिकेशन आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी क्या होता है किसका? सिंगल यूनिट का। किसके कौन कौन से सिंगल यूनिट हो सकते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर, मैं अकेला, आप अकेले के बारे में पढ़ाई हो कि आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आप एक का माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो चीजें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंडस्ट्री, सिंगल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें। और अ फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब सामान, सिंपल सिंपल समझते हैं, कमोडिटी मतलब सामान। तो किसी भी सामान का कीमत, जैसे कि सिर्फ शक्कर ले लीजिए, शुगर, तो शुगर का कॉस्ट कहती है, सिंगल यूनिट है, शुगर अकेला है। जब मैं बोलूं कि दुकान का हो तो वो माइक्रो, एक दुकान का तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारी दुकान तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल। और अ फैक्टर, ठीक है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा फैक्टर का मतलब कहां से आया। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब डेफिनेशन प्रॉपर जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मतलब क्या, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू राउंड में अपीयर हो रहे हैं तो आपके इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके ओपिनियन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेके अलग हो सकते हैं। आप इंटरव्यू जो दे रहे हो आपका ओपिनियन अलग होगा, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट रहने के लिए आपको साइट करना है किसी थिंकर या इकोनॉमिस्ट का। साइट क्या करना है आपको? थिंकर का नाम या किसी इकोनॉमिस्ट के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बस आप बच जाओगे और इंटेलिजेंट भी हो जाओगे। लेट अस रिव्यू दिस सम मोर डेफिनेशंस। मॉरिस डॉब, माइक्रोइकोनॉमिक इज in fact a microscopic study of economy। किसी भी इकोनॉमी की माइक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटे पार्ट में जाके स्टडी करो उसके, तो उसको बोलते हैं क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी इकोनॉमी के छोटे में जाके स्टडी करो, माइक्रोस्कोपिक, एकदम नीचे तक जाओ। जैसे कि आप कैसे, अगर कोई लैब में यूज किया हो, कभी देखा होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी चीज को, ये चीज है, इसको बड़ा करके इसके पार्ट्स दिखा देता है। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? कोई एक इकोनॉमी, उसके थोड़े जोड़े पार्ट्स को पढ़ लेते हैं हम लोग।
Professor A.P. Lerner. Microeconomics consists of looking at economy through a microscope. यही चीज जो मैं अभी बता रहा था आपको. As it were to see how the millions of cells in the body of economy. जैसे किसी सेल में अगर बॉडी में देखें तो मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो इसी तरह से किसी इकोनॉमी में मिलियंस ऐसे लोग हैं या फैक्टर्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे हैं, जो एक इकोनॉमी को तैयार करते हैं. ठीक है. द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज अ कंज्यूमर, इंडिविजुअल और फर्म्स एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमने बॉडी सेल लिया था, तो उन्होंने बॉडी जो एक पूरे बॉडी को हमने क्या लिया था, इकोनॉमी लिया था, और उसके छोटे छोटे सेल्स जो मिलियंस थे उनको क्या बोला था, माइक्रोस्कोपिक सेल्स को हमने बोला था. ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है. अगेन एक बार क्लियर कर देता हूं, आपको ये सब थियरीज लिखने को आएगी. जैसे कि हमारी बॉडी होती है, एक सेकेंड, हमारी बॉडी होती है, मिलियन सेल होते हैं. ऐसे ही बॉडी की बजाय इसको रिप्लेस कर दो, इकोनॉमी होती है और मिलियंस माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स होते हैं, या उसी को बोलो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं. इजी, ये कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए मैं स्लो क्यों जा रहा हूं, क्योंकि अभी आपको मैं ये सब चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं. अदरवाइज आई कुड हैव गॉन वेरी फास्ट एंड फिनिश द चैप्टर. लेकिन ताकि आप लोगों को जिंदगी भर कभी भी तो माइक्रो मैक्रो में फर्क एटलीस्ट करेक्ट बता पाओ 80 to 90% टाइम्स. तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां कहां डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो उसके लिए कौन कौन सी थियरी जानना पड़ेगा, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो आपको ये इंडिविजुअली भी एग्जाम में आ सकता है और थियरी रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ सकती है, या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके भी आ सकती है. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में आप क्या करते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस. डिमांड मतलब मुझे क्या चाहिए, और सप्लाई मतलब क्या दिया जा रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है उसे बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई. फिर फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये बताऊंगा कैसे आता है. और उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या आता है, ई से इकोनॉमिक है, तो तीन चीज याद रखना है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, 3E ध्यान रखना आपको. तो इससे याद रहेंगे एफिशिएंसी प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. कंजम्पशन मतलब मैं जो समझिए ये फ्रूट है, या तो कोई समझिए कोई मैगी प्रोड्यूस हुई, सो मैगी बनाया तो मैगी का प्रोडक्शन हो गया, मैगी को मैंने खाया वो कंजम्पशन हो गया. और ओवरऑल मतलब क्या, मैगी को कंजम्पशन से लेके उसमें कितना एफिशिएंटली मैंने पूरा खाया है, कितना फेंका है नीचे, कितना मैंने जला दिया मैगी को जो मुझे फेंकना पड़ा, तो इसको बोलते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, कमोडिटी मतलब मैंने बता दिया कोई भी सामान, सिंपल आपको मैं जानता हूं कोई हम लोग हाई फंडू लोग नहीं, हमको इजीली ही जाना है. तो कमोडिटी मतलब कोई भी सामान, इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. देखिए किसी भी सामान का जो रेट है, जो हम लोग प्राइस बोलते हैं, कैसे डिपेंड करता है कि मार्केट फोर्स मतलब क्या, मार्केट में दो ही चीज होते हैं, एक बायर होता है, एक सप्लायर होता है. मार्केट फोर्स मतलब बायर एंड सप्लायर. लेकिन मैं आपको अगर रियल इकोनॉमिक्स में बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें गाइस और होती है. मार्केट फोर्स में कौन कौन हो जाता है, देखिए कोई कोई होल्डर होता है जो जमा करके रखते हैं सामान को. सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर कांदे के रेट है तो मैं बायर हूं कांदे का और किसान सप्लायर है. तो आपको क्या लगता है कि हम डायरेक्टली फार्मर से खरीदते हैं, बहुत रेयरली. बीच में और मार्केट फोर्सेस, जैसे कि रास्ते कितने अच्छे जो प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से शहर में आने में कितना टाइम लग रहा है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकता हूं.
रोड, रेल, वो सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लस होल्डर्स लोग क्या करते हैं, रेट बढ़ाने के लिए जमा कर देते हैं, इनको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो ये सस्ते में लेते हैं, महंगे में बेचते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है। कैसे गवर्नमेंट, जैसे शुगर के रेट गवर्नमेंट बढ़ने नहीं देती, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर है, जान दीजिए, इसके बारे में जानना, क्योंकि ये सबको गवर्नमेंट देना चाहती है इसलिए। सो ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, क्योंकि शुगर एक बेसिक नीड मान जाती है, इसलिए गवर्नमेंट इसको रेट सस्ता करके रखना चाहती है। सो ये सब चीजें मार्केट फोर्स में आती हैं। इनको मार्केट फोर्स ये क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज का रेट कितना होने वाला है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर कोई ये होल्डर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर मैं लूं ही ना कोई सामान, कोई बाय ही ना करे, तो वो कुछ फायदा नहीं है सब मार्केट फोर्स का। या तो कोई सप्लाई ही ना करे, अब मैं मांगे जा रहा हूं, मांगे जा रहा हूं, मांगे, तो ये लोग क्या कर लेंगे, होल्डर्स के पास भी नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब क्या, रियल में मोटा मोटी बात है डिमांड, अरे बायर और सप्लायर के बीच का, इसलिए बोला है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस, इंडिविजुअल कंज्यूमर, देखिए एक अकेला इंडिविजुअल क्या चाहता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो इंडिविजुअल सिंगल की बात करेंगे, एंड सप्लाई एनालिसिस, दो चीजों का, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। तो किसका सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई बिहेवियर, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे क्या डिपेंड करेगा, प्राइस। इसी को बोला है किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, सिंपल सी, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये होल्डर भी सप्लायर होते हैं, मालूम, इनके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, ये देना चाहता है कि नहीं, अगर ये देना चाहता है तो रेट कम हो जाएंगे, सिंपल। मैं तो सिंपल बोल रहा था कि फार्मर से लिंक कर रहा था, यहां पे होल्डर भी सप्लायर है और वो खुद बायर भी है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना खरीद रहा है, कितना दे रहा है, तो पूरा का पूरा मिला के डिमांड, अरे डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है, पूरा का पूरा प्राइस रेटिंग है। अब इसके अलावा अगर समझो अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर हो गया, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वो भी मार्केट फोर्स है एक सब, ठीक है ना। मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा था कि अब लाइफ में समझ पाओ चीजों का। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने के लिए, समझिए कोई मैगी बना है, उसको बनाने के लिए जो लोगों ने काम किया प्लस पैसा, वो कॉस्ट कितना है, उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। अब इसके बाद मैगी बन के सर्विस के द्वारा रोड और इसके साथ हमारे यहाँ पे आता है, दुकानों में बंटता है, दुकान वाले अपनी प्रॉफिट जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि अगर माल नहीं है तो वो लोग और महंगा करके भी बेच सकते हैं प्रोडक्ट, जो प्राइस रेट उससे भी, उसके बाद कहीं हमको मिलता है। तो हम जो बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, फैक्ट्री के अंदर उसका कॉस्ट कितना था, हम ये फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल गया तो उसका नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम, वो प्रोडक्ट प्राइसिंग में आ जाएगा। उसके बाद कितने सप्लायर थे, कितने डिमांड थे, कहां कहां पे, वो सब उसमें आ जाएगा, उसको बोलेंगे मार्केट का। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखिए लैंड मतलब क्या, ध्यान रखना है, लैंड से बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ जमीन की बात कर रहे हैं। लैंड मतलब रॉ मटीरियल, लैंड मतलब वट एवर इज द रॉ मटीरियल, जरूरी नहीं है कि वो लैंड में से है, लेकिन बहुत बार लैंड में से आता है। जैसे मैगी बनाने के लिए व्हीट ग्राउंड में से ही आता है, सोना चांदी सब ग्राउंड में से ही निकलता है, इसलिए लैंड। लेकिन कभी कभी कोई कोई इंडस्ट्री का जो बेसिक यूनिट है वो लैंड होता ही नहीं, जैसे कि अब मैं जो आपको सर्विसेज दे रहा हूं ये लैंड बेस्ड नहीं है, ठीक है। इसकी जो सामान है, जैसे मेरा लैपटॉप हुआ, जो मेरा माइक है, ये सब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो रिसोर्स है वो डायरेक्ट वहां से नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने तो एक प्रोडक्ट बना के दिया ना आपको लेक्चर के रूप में, तो मेरा प्रोडक्ट लैंड से रिलेटेड कहां से हो गया, नहीं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है मेरे पास। रॉ मटेरियल क्या, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद लेबर मतलब मजदूर जो काम करता है, फिर कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, जो धंधा करते हैं, बिजनेसमैन, वो है। बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क लेता है हमेशा, उसको रिस्क लेता है हमेशा। तो मैं यूट्यूब के कर दूं तो मेरे पास रॉ रिसोर्सेज हैं, लेबर है मतलब काम कर रहा हूं, कैपिटल मतलब देखिए ये लैंड को खरीदने के लिए मैंने पैसा दिया है। अगर मैं अपने यहाँ और टीचर्स को रिक्रूट करूं
तो उनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो लेबर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कैपिटल, तो पैसा उसमें गया। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि इतना दिमाग लगाया किसी ने, रिस्क लेके अपना टाइम दिया, अपना पूरा प्रोसेस दिया कि प्रोडक्टिविटी कुछ आ पाए। इसको बोलते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन कच्चा माल खरीदता है, लेबर लोग से काम कराता है, उनको उस लेबर को क्या मिलता है। तो देखिए यहीं पे आगे बात करते हैं, लैंड का पैसा किसी और फॉर्म में जाता है, लेबर का पैसा वेज बोलते हैं, कैपिटल का पैसे को हम लोग और बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। सो आर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब ये चीज मैगी बनाने में। तो लैंड मतलब क्या, फार्मर ने दिया, लेबर मतलब वहां पे काम कर रहे थे, कैपिटल मतलब क्या, वहां के मालिक ने लोन लिया था। समझिए मैगी का जो ओनर है नेस्ले, नेस्ले एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं यहाँ पे, किसी का कोई इसका मालिक है, इसने क्या किया, लोन लिया मार्केट से, तो कैपिटल, वो कैपिटल से क्या किया, इसने आटा खरीदा, रॉ व्हीट लेके इसने खरीद लिया। अब वहां पे उसने मजदूर लोग को काम पे लगाया है, वो सब देगा। या तो और क्या, बेसिक मशीन, समझिए अगर ये हाथ से नहीं बना रहे, मशीन से बना रहे होंगे, तो मशीन खरीदने के लिए फिर से कैपिटल चाहिए, लेकिन मशीन इस टाइम किस में अंदर आएगा, कैपिटल लगा, और उसको बेसिक रिसोर्स भी खरीदने पड़े। तो आप सब चीज को इसी चार के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आपको अपना होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। चाहिए तो मैं ये पॉइंट रट्टा मारा के मस्त आगे बढ़ जाता और इजीली आपको कोई चिंदी सा एग्जांपल देके समझाता, लेकिन मैं आपको रियल इकोनॉमिक्स से जोड़ रहा हूँ कि आप लोग ऐसा एरू गेरू नत्तू खेरू एग्जाम्पल ले, ये रियल में हो रहा है। मैगी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो वो सब क्या बोलते हैं उस टर्म को, मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स मतलब आपको उसका बेनिफिट क्या मिला, लैंड का बेनिफिट क्या होता है, लेबर का क्या बेनिफिट हुआ, कैपिटल का क्या बेनिफिट होगा, एंटरप्रेन्योर का क्या बेनिफिट होगा। लैंड वाले को रेंट मिलता है, ठीक है, लेबर वाले को वेज, पगार पे रखा है उनको, जो लेबर देगा। कैपिटल जो उसने दिया था उस पर इंटरेस्ट, कैपिटल बैंक ने दिया था उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना लोन लिया था इसने, लोन लिया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था लोन लिया, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। अब प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर जिसने पूरा रिस्क लिया था। रेंट बोलने का मतलब क्या है, ये बोलने का एक तरीका है कि उसको रेंट दिया, अदरवाइज ये क्या करता है, पैसा दे देता है, तो पैसा उसने तो उसके लिए काम नहीं किया, वो कंपनी के लिए, ये नेस्ले कंपनी के लिए फार्मर ने काम नहीं किया था, तो उसको वेजेस नहीं बोल सकते। वेजेस तो जो नेस्ले में आके काम कर रहा है कंपनी में, इसलिए इसको टर्म क्या कर देते हैं, रेंट बोल देते हैं। आप मशीन भी खरीदोगे तो उसे रेंट ही बोलेंगे। अब आपको वो भाड़े से नहीं याद रखना है कि महीने के महीने देते हैं सब लोग घर पे, वो रेंट नहीं होता है, ये कॉस्ट ही होता है। वन टाइम भी सेटलमेंट हो सकता है या धीरे धीरे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ वेलफेयर, बेसिक वेलफेयर मतलब भलाई। व्हाट इज वेलफेयर, भलाई, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, भलाई। तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ क्या होता है, इकोनॉमिक भलाई। देखते हैं क्या होता है। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कैसे होगी इकोनॉमिक्स की भलाई, कैसे होती है, ये होता है जब मार्केट में क्या होती है, हर जगह एफिशिएंसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से बता दूंगा तो आप लोग को हमेशा याद आएगा कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। जब न्यूज में बोलते हैं कि देयर इज नो इकोनॉमिक वेलफेयर इन द कंट्री, तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक तो पहले होता है कि इट डील्स विद द एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अगर इकोनॉमिक वेलफेयर है इंडिया में, तो हर जो अमीर और गरीब की खाई है ये कम रहेगी, क्योंकि क्या बोला उसने, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब क्या, ये देखिए ये प्रॉफिट वाला जो ज़्यादा, ये समझिए अंबानी जी हैं, और ये अंबानी की इधर कोई काम करता हुआ नीचे जियो का वर्कर है, जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ जा रहा है। प्रॉफिट एंटरप्रेनर का जो क्या होता है, रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, तो वो ज़्यादा ले जा रहा है। वर्कर रेंट और जो लेबर का वेज है, रेंट है और इंटरेस्ट, ये बहुत कम दे रहा है वो, इसलिए मार्केट में नीचे बहुत कम लोग कमा रहे हैं, प्रॉफिट वाला शेयर ऊपर जा रहा है। सो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं है, रिसोर्सेज का जो पैसा है, मनी 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 का क्या हो रहा है, मनी का एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास थोड़ा प्रॉफिट, समझिए इसने 90 सम 100 रुपीज लिया है,
ये 100 में से इसको एक्चुअली, और ये सबको 10-10 बांटा है, सिर्फ 3 लोग हैं ना, 10। तो चलिए टोटल मतलब इसको बेनिफिट कितना होता है, 130 रुपए का, सॉरी। उसमें से 100 रुपीज सिर्फ अंबानी ने रख लिया और सिर्फ 10-10 बांटा है सबको। तो ये एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है, दिया नहीं गया है। तो मतलब क्या, ये 100 में से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा बराबर बंटना चाहिए, इसमें से ये 10-10 और या 10-10 और दे दे, इसको 10 इसको दे दे, 10 इसको दे दे, 10 इसको दे दे, तो इसका पार्ट हो जाएगा 70, यहाँ का पार्ट हो गया 20, 20, 20। जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। अब वर्कर्स ग्राउंड पे दिन भर चलते हैं नंगे पैर, उनको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं एफिशिएंट रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या थी यहाँ पे, रिसोर्स मतलब जिससे आप जिंदगी में आगे चीजें कर सकते हो, मनी, यहाँ पे रिसोर्स है मनी। तो उनका एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए। सोना ही ले लीजिए, सोना का रिसोर्स, अमीर लोग के पास सोना ज्यादा है, गरीब के पास सोना कम है। तो हर एक चीज का जो एलोकेशन है इकोनॉमिकली, वो एफिशिएंट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए यहाँ पे, मेरी बातों को ध्यान से रखिए। एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब क्या, देखिए मैंने अंबानी जी को 70 रुपया लेने को बोला क्योंकि उनका दिमाग लगा, उनका पैसा लगा, और दिन भर टेंशन लेते हैं, तो दिमाग का उनका ज्यादा यूज है, ठीक है। लेकिन और लोग भी हैं, तो उनको भी सोसाइटी में 10-10 रुपया भी नहीं देना है, 20-20 देना चाहिए। तो मैं इक्वल नहीं बोला, एफिशिएंट बोला हूँ। जितना जो मेहनत कर रहा है सोसाइटी में, जितना 7 बिलियन 7 अरब लोगों का जितना पगार बनता है सोसाइटी में, वैसे हिसाब से ना चाहिए। जैसे यूएस में अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में वर्कर्स को कम पैसा मिलता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं साउंड कर रहा हूँ, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ कि आप लोग को बोल रहा हूँ कि सब में बराबर बंटना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये वो पॉइंट बताना चाह रहा है। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब बांटना रिसोर्स में, इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। कब, अच्छा हाँ दूसरी चीज, तो आपको कैसे लगेगा कि ये जो है एफिशिएंट है इंडिया, जब भी जो रिसोर्स बांटा गया है, जैसे कि इनमें जो बांटा गया था, ये इसको जो बांटा हमने यहाँ पे, जो ये लोगों को बांटा था, ये लोग सेटिस्फाई होने चाहिए मैक्सिमम, कि भाई उतना मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। हमारा बाजू वाला पहले के मोबाइल में एयरटेल में काम कर रहा था, तो उसको पगार से 5 रुपया मिल रहा था, हमारे को तो अंबानी जी 20 रुपया दे रहे हैं। भाई इतना भी लालच नहीं करना है, तो ये खुश है, ये खुश है। नो डाउट ये चाहेगा 21 हो 22 हो, लेकिन खुश है। और एकदम आइडियल केस में क्या, ये हमेशा तो बढ़ता ही चाहेगा ना, लेकिन खुश होता है ये। तो इसी खुशी को बोलते हैं कि, जैसे राहुल गांधी के शब्दों में, बस यही मजा है, सबको दिलाना चाहते हैं हम लोग, यही मजा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसको रिसोर्स एलोकेट किया गया है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी। कैसे 3 एफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ये 3 एफिशिएंसी होंगे जो हम नीचे मेंशन करेंगे। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब क्या, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resource। मतलब क्या, बर्बादी नहीं करना है रिसोर्स की। जैसे कि आजकल बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, पढ़ाई करिए लैपटॉप पे से या अपने टैब पे से या मोबाइल पे से, सो ये क्या है, पढ़ाई का पर्पज है, लेकिन बच्चे उसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, कहीं और के लिए। नो डाउट गेमिंग भी अच्छी चीज है, लेकिन मैक्सिमम यूज कहाँ जा रहा है उसका, दूसरे चीजों में। सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है नहीं ये रिसोर्स का, तो वो ध्यान रखना है। मतलब क्या, जो पर्पस के लिए दिया गया वो पर्पस के लिए काम करना। इसी तरह से अगर गेहूं दिया गया है, फार्मर ने, मैगी, मैगी का स्टैंडर्ड एग्जांपल, तो फार्मर ने गेहूं दिया था, तो गेहूं को क्या करना चाहिए, नेस्ले कंपनी को फटफट सुखा के मैगी बनाने को लेना चाहिए। अगर वो 1-2 साल रख रहा है तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो इससे क्या होगा, लॉस हो गया। और इससे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का फैक्टर चला जाता है, ठीक है। सो मैक्सिमम आपको जितना निकल सकते हैं, मोबाइल से आप जितना यूज कर सकते हैं उतना फायदा निकालिए उससे अपनी लाइफ के लिए। इसी तरह से ये नेस्ले वाले जितना फायदा उठा सकते हैं वीट से, जितना ज्यादा मैगी बना लें उतना फायदा। तो मैगी मतलब क्या, आटा अगर ये खराब हो रहा है, वीट या आटा, तो मतलब क्या होगा, कम मैगी बनेगी, तो ये एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नहीं रहेगी। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, efficiency in consumption means distribution of produced goods and services also among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of society।
मतलब क्या, अगर सोसाइटी में समझो 100 लोग हैं और 100 के 100 को मैगी चाहिए, तो मैगी सबको बंटनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब सबको मिलने के लिए पहली बात तो क्या समझिए, अगर इसमें से कोई कोई का पगार 10-10 रुपया है और कुछ लोग का पगार 20-20 रुपया है, कुछ लोग का 30-30 है 100 लोग में, तो भाई मैगी का रेट है 12 रुपये, तो ये 10-10 रुपये वाले तो गायब हो गए। तो ये 100 लोग में से अपने आप कुछ लोग जो 10 रुपये कमा रहे थे गायब हो गए। सिंपल एग्जाम्पल आप लोग को याद हो जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, कंजम्पशन में एफिशिएंसी नहीं है। जितने लोग चाहते हो उतने लोग को दो, प्रोड्यूस करके दो। जियो इसी पूरे फंडे पे काम करता है। जियो मोबाइल सस्ते में लॉन्च किया, हर गरीब तक पहुंचा पाता है। वेट करो, उसका इतना ज्यादा डिमांड है कि प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, प्रोड्यूस करने को ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज और प्रॉफिट और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो सब बैठे तब वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है कि सबको सेटिस्फाई कर दे। और यही नहीं कि गंदी क्वालिटी के साथ। मैगी भैया मैंने ब्रांड लिया पतंजलि, नॉर, ये सब नहीं बोला मैंने। हमारी इंडियन क्राउड को मैगी पसंद है, नॉर कहीं और चलता है, जैसे कि वहाँ पे हमारे जैसे कोरिया वोरिया यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये नॉर है वो इंडिया में नहीं चलेगा। चल सकता है थोड़े दिन के बाद, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बातों को याद रखना आपको कि कंप्लीटली सेटिस्फाई, पहली बात तो अवेलेबल होना चाहिए सबको लिए, इजीली खाने वालों को, और दूसरा सस्ता भी रहना चाहिए, तभी तो अवेलेबल हो पाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज, जबकि प्राइस वाला बात इसमें बोला नहीं था, तो लेकिन मैंने उसकी छुपी हुई मीनिंग आपको बता दी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जो लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए। तो आजकल क्या है, मोबाइल, इंटरनेट, पिज्जा, बर्गर्स, ये ज्यादा डिमांड में है। कॉमेडी, फन, इसलिए यूट्यूब पे आप जैसे देखेंगे गेमिंग, कॉमेडी चैनल्स, रोस्ट, ये सब ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन जो और कुछ बच्चों में और भी है डिज़ायर स्टडी की भी है, तो स्टडी की भी देखिए हर कोई वीडियो बन रहा है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, हमारी भी उसमें से एक कोशिश है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। सो ये सब हमने पढ़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है कि ये जो 100 लोग था, मैंने देखिए उसमें तोड़ के 10-10 लोग, मैं इंडिविजुअल लेवल पे गया कि नहीं। तो अच्छा जिसका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ये सब बता पाएगा। मुझे हर एग्जाम्पल के लिए एक एक नंबर को जोड़ना पड़ा, तो माइक्रो इकोनॉमिक का मैंने यूज किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, पढ़ाई, हर छोटे चीज की पढ़ाई। तो वो बता पाता है कि पूरा एफिशिएंसी कैसे अचीव किया जा सकता है। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. Very golden line. इसकी बाउंड्रीज क्या है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की? पहला, दो बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं। एक है बाउंड्री, ये ज्यादा से ज्यादा क्या बताएगा, प्राइस की थियरी अच्छे से बता पाएगा, किसी चीज का रेट कितना और रिसोर्स कितना ज्यादा बटा है सब में। आज राइटिंग बहुत खराब हो गई है। रिसोर्स एलोकेशन, इट डज नॉट स्टडी, इंपॉर्टेंट, द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। ये क्या नहीं पढ़ता, एग्रीगेट मतलब ये सब फैक्टर्स को, प्राइस हर चीज का जोड़ दो, हर एक चीज का, ऐसे हर एक कमोडिटी का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक स्टेट का, तो ये नहीं कर पाता ये। ठीक है, तो ये सब चीजें ये नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि एग्रीगेट मतलब क्या, वो मैक्रो का पार्ट है, बहुत सारी यूनिट को ये पढ़ाई नहीं कर सकता। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पूरे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं बता सकता। ये बता सकता है कि 10 रुपये वाला मैगी क्यों नहीं ले पा रहा है, तो एक एक लेवल का, लेकिन पूरी इंडिया का ये नहीं बताया। वो कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया लेवल पे। हाँ, लेकिन ये बोलना रहा है कि मैं क्यों अनएम्प्लॉयड हूँ, एक इंडिविजुअल यूनिट का ये बता सकते हैं, क्योंकि एक के बारे में पढ़ाई हो रही है। लेकिन पूरी इंडिया में मतलब कितने सारे लोग हैं, उनका नहीं बता सकता माइक्रो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिट ये है कि एक चीज के बारे में बताएगा वो, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब नहीं बता पाएगा। थियरीज ऑफ ग्रोथ, थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैसे भी करके आप इसे चाहे रटना चाहें, चाहे इसे कुछ भी आप क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक्स बना के याद करना चाहें, इसे जरूर याद कर लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या नहीं बता पाता। थियरी ऑफ ग्रोथ मतलब क्या, कि इंडिया में कैसे जीडीपी बढ़ती रहेगी। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, एक बार बूम आता है
फिर बर्स्ट आता है, फिर बूम, फिर बर्स्ट। बूम एंड बर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बर्स्ट मतलब एकदम घाटा हो गया। ये साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं मंदी, हम लोग बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज, मंदी है, तेजी है, तो यही बूम एंड बर्स्ट की साइकिल होती है बिजनेस में। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, आरबीआई की पॉलिसीज जो बनती हैं, और फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि इस बार क्या उगाना है, एमएसपी कितना रहेगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आरबीआई क्या, रेपो रेट कितना रहेगा इस बार, ये सब चीज़ें आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टीचर पूछ दे कि बताओ बिजनेस साइकिल बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, तो बिजनेस साइकिल इंडिया लेवल का नहीं बता पाएगा। क्यों, समझे। अगर मैं लेकिन बोलूं कि बताइए मुझे ये सैंडल वाला जो कंपनी है कोई, उसका प्रोडक्शन लेवल कैसा होगा, उसका बिजनेस साइकिल कैसा होगा, तो हमेशा जब गर्मियाँ होंगे तो उसका क्या होगा, हमेशा बूस्ट होगा, क्योंकि आगे बारिश होने वाली है, तो वो गर्मी में बनाना शुरू करेगा, फिर उसका ठंडी में वापस से बर्स्ट आएगा उसका, तो उसका सीजनल साइकिल है, क्योंकि सीजन के हिसाब से डिमांड है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का बोल दूं तो, ओवरऑल इंडिया के सभी बिजनेस का बोल दूं, एग्रीकल्चर, आईटी, सबका, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बता पाएगा, वो बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए गाइज, तो मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप लोग को मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही हो कि मैं आपको जैसे डिटेल में वीडियो बता रहा हूँ, तो आपको वैसे ही अगर वीडियोस की डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करके इसे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तब तक के लिए गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।